हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड विच इज़ बायोलॉजी 11th NCERT। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। अब इसमें लिखा है बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ऑफ कोर्स वी नो दैट, इसलिए तो हम लोगों ने बायोलॉजी लिया है। Let's focus. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Obviously, there is a vast diversity of living organisms. Okay, early man used to they divided the whole world into two forms, which was inanimate matter and living organisms. Inanimate is nothing but non-living, abiotic. Okay, the early man divided some of the inanimate matter to be wind, sea, fire, etc. Obviously, उससे पहले तो वहाँ पे प्लास्टिक्स, कप, बॉटल्स ये सब तो होते नहीं थे, तो उनके हिसाब से नॉन लिविंग थिंग्स या इनएनिमेट मैटर क्या हो गया? विंड, सी, फायर एक्सेट्रा, और एनिमल्स और प्लांट्स ऑब्वियसली। अब इनके कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर द सेंस ऑफ ऑ एंड फियर दैट दे इवोक्ड। अब उनको जिज्ञासा थी, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर वर्ल्ड अराउंड देम, राइट, देयर सराउंडिंग, एंड देन दे started noticing things like this is living, this is not living, this is a rock, this doesn't move on its own, it doesn't grow like the trees do, and everything was very very exciting for them to know. It was very important for them. They were, so this all interest and stuff took them to a next level. They started naming things, they started recognizing things, they started grouping things. इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इन्हीं की वजह से हर चीज़ को, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हर तरफ से सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देख देख के पकड़ा गया, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, भाई हर तरफ से। That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled men into and led to cultural movements for conservation of biodiversity. अब जैसे जैसे पढ़ा वैसे वैसे समझ में आया यार कि हर चीज़ कितनी वास्ट है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको सेफ भी करना पड़ेगा। ये हमारा कल्चरल इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंस देती है, इसकी वजह से हमारे पास ये है, इसकी वजह से ये है। हर चीज़ एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ हमें सोचने समझने और हमारे इंटरेस्ट से ही पता चला है। ठीक है, in the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from the taxonomist perspective. Taxonomist, the person who names everything, right? Biologist. Okay, चलो ठीक है, तो ये हो गया। Next page says, हमारे महान बायोलॉजिस्ट हैं यहाँ। इन्हें तो हर कोई जानता है, इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। जो इनका लाइफ स्पैन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजीली टू रिमेंबर। 1904 to 2004, एग्जैक्ट 100 साल जिए हैं ये इंसान। ठीक है, बॉर्न ऑन जुलाई 1904 इन केम्पटन जर्मनी, अर्नेस्ट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उभरते बायोलॉजिस्ट, who has been called the Darwin of the 20th century. Let's write it separately. The Darwin of the 20th century. अब क्या है ना, ये टॉप 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में भी रह चुके हैं। इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी ज्वाइन की आर्ट्स एंड साइंस को लेके 1953 में, और रिटायर हुए 1975 में। अब एक कॉमन पॉइंट ये है इन सब का कि आपने जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे होंगे, फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग, अर्नेस्ट मेयर, ये लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, उसी में लेटर ऑन ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने भी वही किया, हार्वर्ड में पहले पढ़ा आर्ट एंड साइंस 1953 में, और फिर उसके बाद वहीं पर पढ़ाने लग गए। और इन्हें यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइटल मिला, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेटस। Let's write it down again. Alexander Agassiz, Professor of Zoology. अब ये जो है ना, ये आज तक मैंने पर्सनली क्वेश्चन पेपर्स में देखा नहीं है, बट वी कांट जज, राइट। आ गया तो नॉलेज तो हर चीज़ की होनी ही चाहिए।
अब इनका करियर था 80 ईयर का, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया, जैसे ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। हर तरीके से इन्होंने बायोलॉजी को के चिथड़े उड़ा दिए। उन्हें कहीं भी कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं छोड़ा जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च नहीं किया होगा, ठीक है। अब इन्होंने सिंगल हैंडेडली ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेस डाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चंस उठाए, जिससे एवोल्यूशन हुआ बायोलॉजी का कि हाँ भाई ये चीज़ कहाँ से पैदा हुई, ये लिविंग है, ये बायोलॉजी के अंदर है, इसका नाम क्या है, ये क्यों है, ये क्या क्या करती है, ये सब इन्होंने सब चीज़ों पे चेक किया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इन्होंने ही जो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो करेंट डेफिनेशन है वो इन्होंने ही दिया था। अब इसके बाद इनके ऊपर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का इनको अवार्ड मिला, रिवॉर्डेड बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। रिवॉर्डेड, रिपीट करो, ठीक है, रिपीट नहीं करोगे तो दिमाग में नहीं रहेगा। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, पहला है बेल्सन प्राइज 1983 में, दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, बायो एंड शिट, 1994। और तीसरा क्रेफोर्ड प्राइज, ये मिला है 1999 में। देखो गाइस, बहुत वेट करना पड़ता है, सब्र रखोगे तभी नाम इतिहास में बनेगा। देखिए फिर अब क्या बोल रहा है, फिर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन 2004। कई लोगों की बर्थ ईयर होगी, तो इससे याद रखना कि जिस साल हम मरे थे उस साल बहुत ही बड़ा एक बायोलॉजिस्ट मरा था, इसलिए शायद हम भी, हमारे ही अंदर इसकी आत्मा हो और हम भी बायोलॉजिस्ट बनेंगे, है ना। चलो, उम्मीद रखने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। तो अब हम फाइनली अपने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 पे आ चुके हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो एक वंडरफुल वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें लिविंग टाइप्स के अमेजिंग रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है सभी लिविंग थिंग्स के, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स के भी, बट हमको तो लिविंग थिंग्स से ही लेना देना है, बायोलॉजी जो पढ़ रहा है। अब और इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स ऑफकोर्स, जैसे कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग। अब ऑफकोर्स यार, हम लोग इतनी गर्मी नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, इतनी ठंडी नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, उसमें ये लोग कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओशंस के डेप्थ्स में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, डेजर्ट जिसमें जलता है जो वॉट एवर इट इज़, वहाँ रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। ये हम लोगों को नहीं ऐसे अचंभा में छोड़ देता है ना। डोंट टेल मी व्हाट इज अचंभा, व्हाटएवर। अब देखो द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स। सोचो ये सब है ना, एक डेंजरस चीज़ है कि ये बर्ड को, वो पैदा हुआ, उसने थोड़ी ना पूरा वर्ल्ड भ्रमण करके रखा है, फिर भी उसको एग्जैक्टली कैसे पता उसको किधर जाना है, उसको डायरेक्शंस, उसको सब कुछ कैसे पता। ये सब एक डेंजरस चीज़ है। द वैली ऑफ फ्लावर्स, attacking sharks, of course these all are wonders. I mean think about it, कितना सुंदर लगता है ना when there's a valley full of flowers of different kinds, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स में होता है। oh my god। फिर attacking sharks, of course, look at the teeth, everything leaves us in deep sense of wonder। तुमको सोचने पर मजबूर करेगा कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। अब इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ द कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। ऑफ कोर्स यार, एक सेल एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए एकदम कैपेबल है, उसके अंदर सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो तुम्हारे इतने बड़े बॉडी में हो रहे हैं, वो एक छोटे से माइन्यूट से जो तुमको दिख भी नहीं रहा उस सेल में भी हो रहा है। इजंट इट अ बिट टॉपिक टू थिंक अबाउट? ऑफ कोर्स। व्हाट इज लाइफ इंडीड? अब इस जिंदगी क्या है, इसके दो क्वेश्चन है। एक है टेक्निकल वाला, ठीक है, क्या पूछता है कि व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। अब हम जीवित और अजीवित प्राणियों के बीच में क्या फ़र्क है,
ये टेक्निकल है। एक फिलोसफिकल है कि पर्पस क्या है लाइफ का। पर्पस तो हमको भी नहीं पता, हम तो भाई किसी तरह जॉब मिल जाए, घर वालों को पैसे दे दे, छुटकारा मिल जाए, वही हमारा पर्पस है। लेकिन इसीलिए इसका भी हमारे इस क्वेश्चन का भी कोई आंसर नहीं है और इसके बारे में हम खोजेंगे भी नहीं, क्योंकि क्यों फालतू में झंझट लेना। तो हम टेक्निकल वाले क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे कि व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। ठीक है, व्हाट इज लिविंग? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पता है तुमको क्या होता है? कमेंट करो, नहीं भी करोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो डाइवर्सिटी क्या है? अरे इतनी बड़ी वास्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो भी है इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली यू गाइस आर अलाइव। I mean, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है यार, तुम, मैं, मम्मी, पापा, कुत्ता, कुत्ती। ओके, दिस शुडंट हैव, आई शुडंट हैव सेड दैट। इसके ऊपर तुम लोग सेंसर डाल सकते हो, व्हाटएवर। अब क्या बोल रहा है? जैसे कि पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब लिविंग चीज़ें ही तो हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई। ऑब्वियसली दैट्स वाई जैन लोग मास्क पहन के रहते हैं ना, ताकि उसमें भी वो लोग मर ना जाए। ये ऑर्गेनिजम्स जो दिखते नहीं है, इतने माइन्यूट है, लेकिन हर वक्त हम लोगों के आसपास होते हैं। अब क्या बोल रहा है? रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी द वर्ल्ड इंक्रीजेस। बहुत बड़ा है यार, तुम जो देख नहीं रहे हो वो भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, और तुम जो देख रहे हो वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, और तुम देख ही इतना सब कुछ रहे हो, सोचो जो तुम नहीं देख रहे हो वो कितना ज़्यादा है। ऑब्वियसली इफ़ यू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, ऑफकोर्स तुमको कितने सारे ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, एनिमल से लेके प्लांट से लेके ऑर्गेनिज्म से लेके हर चीज़। अब ये सब क्या है? ये सब हैं स्पीशीज़। ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीशीज़। अभी क्या बोल रहा है? हम लोगों के पास नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज कितना है? बिटवीन 1.7 से लेके 1.8 मिलियंस तक। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। नॉट टू बी पब्लिश कर रहा है गाइस, मेरा ये वेबसाइट नहीं है, तो प्लीज़ कॉपीराइट मत डालना। ये मैंने उठाया है बिकॉज अगर मैं इमेजेस अपने पर्सनल खींचकर यहाँ पर टैब पे तुमको पढ़ाऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा यार। ओके, अब क्या कह रहा है? नोन, कितने नोन स्पीशीज़ हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब कर चुके हैं? बिटवीन क्या है? 1.7 to 1.8 million. All right. This refers to biodiversity or the number and type of organisms being present on Earth. ठीक है, यानी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आ गया गाइस, है ना? This refers to biodiversity. Simply diversity क्या है? The type, the number of organisms, the number of things present. Okay. फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिटी हम इसको भी तो कहते हैं, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, हमारी रिलीजनल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? द डाइवर्स, द लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर थिंग। अब बायोडाइवर्सिटी, बायो, ऑफ कोर्स बायो मीन्स लिविंग यार, बायो मीन्स ऑर्गेनिजम्स। तो पहला क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी। तो पेन सच्ची व्हाट द फक इज रॉन्ग विद इतना पैसा खर्च करके मैंने इतना महंगा व्हाटएवर। डाइवर्सिटी, अब इसके ऊपर क्या पता चला? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन व्हाट? अर्थ। ठीक है, और हमको ये तो पता ही है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज नोन है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है? एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो दैट द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। ऑब्वियसली हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें उनका अपना एक लोकल नेम है। दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑफकोर्स अब कुछ चीज़ें यहाँ कुछ और कहलाई जाती हैं, कहीं और कुछ और कहलाई जाती हैं, है ना? अब तुम किस सब्जी को ही ले लो, उसका नाम यहाँ कुछ और होगा, वहाँ कुछ और होगा। Even within a country, you probably would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we're talking about. Obviously, for example, तुम सोचो तुम 1-2 घंटे का लेक्चर दे आए किस चीज़ पर? फॉर एग्जाम्पल तुम ज़ुकीनी पर 1-2 घंटे का लेक्चर दे आए और फिर पता चला इंडिया में तो उसको ब्रिंजल कहते हैं गाइस। तो फिर ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तुम्हारा प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, तुम नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे अगर नेम का इशू होने लगा तो। हेंस देयर इज अ नीड टू standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the name all over the world. Of course हमको हर चीज़ का एक नाम रखना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल चंगू का नाम ही मंगू है, मंगू का नाम ही जग्गू है, लेकिन इन तीनों का जो ऑफिशियल नेम हो सकता है, जो लीगल नेम है, वो क्या है? रघुनंदन। गैस, रघुनंदन। अब रघुनंदन से ही दुनिया उसको जानेगी। रघुनंदन को तुम बोलोगे घर पे कि कोई रघुनंदन है, तो ऑफ कोर्स जो उसको जग्गा के नाम से जानता है वो भी बता देगा कि हाँ जग्गा ही तो रघुनंदन है। एट द सेम टाइम स्कूल में भी उसको रघुनंदन से तो उसके क्लासमेट्स पहचान लेंगे, उसको लीगली उसके बर्थ सर्टिफिकेट से हॉस्पिटल में रघुनंदन को पहचान लिया जाएगा। इसी तरह हर चीज़ का एक ऑफिशियल नेम होना चाहिए, और उसी नेम को रखने के प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, है ना। वी नो दैट द ऑर्गेनिज्म, व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। अब तुम किसी को भी नाम भी तो नहीं रख सकते ना। अब तुमको पता तुमने रघुनंदन नाम रख दिया, तुमको बाद में पता चला कि अरे रघुनंदन तो एक्चुअल में लड़की है, रघुनंदन तो एक्चुअल में रघुनंदनी है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ों को पता करो, डिस्क्राइब करो, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज निकालो। अब पता चला कि रघुनंदन लड़की है तो ठीक है, पर वो रघुनंदन इंसान ही नहीं है, रघुनंदन तो एक कुत्ते का नाम है, तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए पहले क्या करना है, डिस्क्राइब करो करेक्टली। अब उसको ग्रुप करो ना यार, पहले पता करो कि ये इंसान है कि नहीं। अच्छा इंसान है, ठीक है। लड़का है या लड़की है? अच्छा लड़की है तो क्या एज है, वट एवर। वैसे हर चीज़ चेक करो और फिर जाकर उसका नॉमेनक्लेचर रखो। तो आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉमेनक्लेचर, ओके। अब क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी number of scientists have established procedures to assign a scientific name to known organism, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स। तो इन लोगों साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए, पढ़ने के लिए, नॉलेज हर जगह पहुंचाने के लिए हर एक चीज़ को एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया, असाइन कर दिया गया कि भाई तुम्हारा नाम कुछ भी है, तुम्हारा साइंटिफिक नेम ये है। समझ रहे हो? उसी साइंटिफिक नेम से उसकी पढ़ाई लेटर ऑन हर जगह होती है। फॉर प्लांट्स, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature। ये याद रखना, International Code of Botanical Nomenclature ICBN, ये है प्लांट्स के लिए, ठीक है। और एनिमल्स के लिए International Code of Zoological Nomenclature ICZN, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। I mean दिमाग में रख लो। The scientific names ensure that each organism has only one name, of course। ये तुमको मैं समझाती हूँ, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इजी समझने के लिए। क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे बात हो रही है टेक्सोनॉमी की, ठीक है। इसको ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेमिंग एनीथिंग इज टेक्सोनॉमी, ऑलराइट। अब टेक्सोनॉमी में क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ये इधर गया, इससे स्टेप नंबर 2 बना नॉमेनक्लेचर। अब इससे दूसरा स्टेप बना, तीसरा स्टेप। ये क्या हो गया, कैरेक्टराइजेशन। उसको भी थोड़ा सा ग्रुप करो और फिर करेक्ट ग्रुप करो, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये पूरा एक साइकिल है टेक्सोनॉमी का, ठीक है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया टेक्सोनॉमी का साइकिल। अब ये जो है मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है, इसमें भी मॉडर्न होता है गाइस, याद रखना। ये किस बेसिस पे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रही है, ये किस बेसिस पे इनका नाम रख रही है, किस बेसिस पे इनको कैरेक्टराइज कर रही है, ये किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर रही है, ये सारे के सारे किस बेसिस पे चल रहे हैं, वो बेसिस है। अब वो हम जानेंगे कि किस चीज़ पे ग्रुपिज्म चल रहा है। पहला होता है, यानी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर हम इन्हें इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है कि कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटेट कैसा है, इनकी स्किन कैसी है, किस टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए बनी है, उस बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
फिर फिफ्थ हो गया डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, कि कैसे इसका इवोल्यूशन हो रहा है, ये जो भी है। इसमें बहुत है गाइस, इसमें बहुत, ये बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे कि अभी इसको हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी कर सकते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी 5 लिख दिया मैंने, बाकी तुम खोजते रहो। हाँ, अब इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है, इनके भी बहुत सारे अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन या रिलेशनशिप पे जब आप किसी चीज़ का नाम रखते हो उसका नाम होता है सिस्टमैटिक्स। अब इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जब नाम रखते हो तो उसको कहते हैं साइटोटॉक्सोनॉमी। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे अगर तुम किसी का नाम रखते हो तो उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे अगर किसी चीज़ का नाम रखते हो तो उसको केमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। ये सब कॉमन है, भी लिख लेना चाहिए क्या मुझे? ऑब्वियसली आई राइट इट डाउन बट लेटर ऑन, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नॉमेनक्लेचर क्या करता है गाइस? आई एम क्वाइट नर्वस अबाउट राइटिंग इट डाउन, ओके, तो जज नहीं करने का। अब नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट क्या बोल रहा है? एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म हैज वन नेम। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? one name is assigned to one organism. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? one name is described for one organism only. यानी गाइज ये जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसा है, एक नाम एक ही चीज़ के लिए रखा जाएगा, वही नाम है ना उसको असाइन किया जाएगा और उसी नाम से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। ये हर किसी का अपना अधिकार होता है गाइस, ओके, ये समझ में आया? इजी, ओके। फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ये पढ़ रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बिन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली तुम्हारा नाम तुम्हारा ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। अगर दो दो रघुनंदन होंगे तो अब किस रघुनंदन को आवाज़ लगा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ठीक है, यानी इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड की ऐसे ही नाम रखा जाएगा। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, सॉरी गाइस, एक हो गया जेनरिक नेम और एक हो गया स्पेसिफिक एपिफेट। एपिफेट इज नथिंग बट अ क्वालिटी, ओके, क्वालिटी जिसके ऊपर नाम रखा जा रहा है। अब क्वालिटी कुछ भी हो सकता है, उसका ओरिजिन हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके नेम पे, उसके बेसिस पे उसका नाम रख दो, वही तो कॉमन सेंस है। अब कितने ही बच्चे हम लोग होंगे जिसका नाम सुंदर लाल रख दिया होगा क्योंकि बचपन में बहुत सुंदर था, ऐसे ही समझ लो। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल यानी दो, यार, ऑफ कोर्स वी नो इट। तो बाइनोमियल, दो कंपोनेंट्स के ऊपर नाम रखने को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लोस लिनियस, इसको हर बायोलॉजिस्ट जानता होगा, बहुत महान आदमी है ये। इसको कलर चेंज करके लिखेंगे, ब्लू, ठीक है। गॉश, आई ऑलरेडी सेड कॉपीराइट मत देना गाइस। मैंने ये एक वेबसाइट से डाउनलोड किया है जिसका ऑफ कोर्स मैं तुमको नहीं बताऊंगी, जानना है तो करो, मैसेज करो, कमेंट करो, व्हाटएवर। बैक टू रेड। कार्लोस लिनस, इसने क्या किया? इसी ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का उद्घाटन किया था गाइस, ठीक है, जो कि बहुत ऑल अराउंड वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट अभी भी फॉलो करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम हैज़ टू वर्ड फॉर्मेट विच वॉज फाउंड कन्वीनियंट। ऑफकोर्स टू वर्ड फॉर्मेट भाई पूरा दुनिया आज भी फॉलो कर रहा है, सिर्फ बायोलॉजी के लिए ही नहीं, सिर्फ ये ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, हम भी टू वर्ड फॉर्मेट ही फॉलो करते हैं। आप अपना नेम और सरनेम यूज़ करते हैं। नेम और सरनेम ये हो गया जेनरिक नेम, आपका नाम क्या हो गया, आप सुभाष फॉर एग्जांपल, और फिर स्पेसिफिक एपिफेट। अब इफ़ माय ऑडियंस इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, दे विल नो उनके सरनेम्स कितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। फुलझले, है ना, माकड़े, टिकड़े फॉर एग्जांपल।
तो उसी तरह स्पेसिफिक एफिड, वो उधर जा रहा था तो उसका नाम टिकड़े हो गया, तो सुरेश टिकड़े। गैस चिलैक्स, ऐसे महाराष्ट्रियन सरनेम्स नहीं होते हैं, हम किसी भी कल्चर को बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, मैं बस तुमको याद रखने के लिए ईजी थिंग्स बता रही हूँ, फ़नी चीज़ बना रही हूँ उसको ताकि तुम्हें याद रह जाए, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word format, okay, found convenient, okay. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. Of course, why not? The scientific name of mango is written as Magnifera indica. Okay, अब इसको बाइनोमियल नेम है, ऑफकोर्स 2 में डिवाइड कर सकते हैं इसको। नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट जीनस वाइल इंडिका स्पीशीज। मैग्नीफेरा क्या हो गया? जीनस, और इंडिका क्या हो गया? स्पीशीज, ठीक है, और अ स्पेसिफिक एपिफेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। अच्छा, 3 तो हमने बात कर ली, अब बाकी के देखते हैं। अब क्या बोल रहा है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन, ठीक है, एंड रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाता है, बायोलॉजिकल नेम्स को इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिप्रेजेंटेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। यानी इसको लैटिन में ही लिखो, चाहिए कहीं से भी हो, पूरी दुनिया में कहीं ग्रीक से हो भी ना भी कोई फर्क पड़े, फिर भी इसको लैटिन में ही लिखना है, ये हो गया बन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द genus, while the second word specific epithet species, of course अभी हमने देखा मैग्नीफेरा इंडिका के एग्जांपल से। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. ये समझ में आ गया एवरीबॉडी? ओके, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने साइड में लिखे हैं इसको याद रखना, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ICBN और ICZN को भी दिमाग में रखो, भूलना नहीं। एंड पर्सनली स्पीकिंग, हर चीज़ जो तुम एक बार रीड कर रहे हो या समझ रहे हो या तुमको ईजी टू रिमेंबर लग रहा है ना, उसको 2-3 बार रिपीट कर लो, सिर्फ बोल लो। अगर तुम लिख नहीं सकते तो उसको बोलने से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ब्रेन में रह जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब उसको बोलोगे वो क्लिक करेगा, समझ रहे हो? ओके गाइस, मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मुझे भी पढ़ने का मन नहीं करता था, लेट्स फोकस। पढ़ने का मन करता था, आई मीन, पर ऐसा लगता था कि ये तो बेसिक है, इसको क्या लिख के याद रखना, ये तो मैं याद रख लूँगी, लेकिन मेन वक्त पे वही याद नहीं आता है, तो ध्यान रखो। अब फोर्थ क्या हो गया? द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter. फर्स्ट वर्ड किससे शुरू हो रहा है? कैपिटल लेटर से, और जो बाकी के क्या हो रहा है? स्पेसिफिक एपिफेट स्मॉल लेटर से शुरू होता है। मैग्नीफेरा इंडिका का देखो ना ये, ठीक है, समझ गए? ओके, नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, इसके बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका के बाद लगता है लिन, लिखा है क्या? हाँ, यहाँ है ना लिन, देखो। It indicates that this species was first described by Linnaeus. इसका अगर मैं प्रोनाउंसिएट गलत कर रही हूँ गाइस तो प्लीज़ इसको उतना पर्सनली मत लो, ठीक है? मैंने खुद पढ़ रही हूँ, सेल्फ स्टडी, एंड यू गाइस आर डूइंग इट टू, इसलिए तो तुम यहाँ पढ़ रहे हो। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. Okay, this process is called classification. अब यहाँ पे एक बहुत ही जेनरिक इसका ये दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on easily observable characters. Okay, what is classification? Process of grouping of organisms in convenient categories on the basis of easily observable characters. समझ में आया? देखो मैं लिखती हूँ, classification. क्या बोल रहा है? Process of grouping, ठीक है? ऑफ क्या? ग्रुपिंग किसका हो रहा है? ऑर्गेनिज्म का। और क्या? किस चीज में? कन्वीनियंट, है ना, कन्वीनियंट कैटेगरी में। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, याद रखो। ओके, अब क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट्स. ओके, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स
with the organism in that group. Of course, when you think of a dog, what do you think? सड़क पर घूमता हुआ आवारा dog, or maybe somebody has a very beautiful pet, उसके बारे में सोच रहे हो. अब उसमें क्या है, उसमें भी उसकी सर्टेन आवाज़, उसकी सर्टेन बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब तुम्हारे दिमाग में अब ऑटोमेटिकली आ जाता है. यही नेम करने की वजह से इजीली होता है. Okay, obviously each one of us will see dogs when and not cats. Now we were to think of Alsatians. We know that we are talking about. अच्छा, इसने डिस्क्राइब भी नहीं किया कि ये Alsatians क्या है. Whatever. बताना पड़ेगा क्या Alsatians क्या है. वो नहीं करना है, ये बताओ ना यार. यार गाइस, आई समटाइम्स फॉरगेट कि चीज़ें कैसे करनी है इसमें. उस दिन तो मैंने बहुत अच्छे से इसको कर लिया था. ओके यार छोड़ो. इसका कमेंट में बताओ क्या है, मुझे भी नहीं पता यार, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ. सिमिलरली, suppose we are to say mammals, we would of course think of animals with external ears, body hair, of course. Likewise, in plants, when we try to talk of wheat, the picture in which our mind will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Of course, तुमको खेत दिखाई देते हैं ना, वही. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The specific term of these categories is taxa. The scientific term of these categories is taxa. Taxa क्या है? Scientific term है. याद रखो, ये मैं लिख नहीं रही हूँ अलग से. Here, you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. यानी हर किसी के नाम को taxa बोलते हैं. Taxa is nothing but a noun. समझ रहे हो? Are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. अब सही बात है ना. अब एनिमल्स भी टैक्सा है, मैमल्स भी टैक्सा है, डॉग्स भी टैक्सा है. लेकिन एनिमल्स के अंदर मैमल्स आता है, मैमल्स के अंदर डॉग आता है. तो समझ रहे हो, डिफरेंट लेवल का टैक्सा हो गया ये. समझ रहे हो. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxas. This process of classification is called taxonomy. अभी जैसे मैंने वो चीज़ वहाँ पे लिखा था ना, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे असेंशियल हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी की स्टडीज़ के लिए. ये हमने यहाँ पे लिखा था, देखो ये कुछ जैसे याद आता है तो मैं लिख देती हूँ गाइस, पर वो बाद में भी तुमको यहाँ पे दिख ही जाएगा. वॉट एवर. हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी. गाइस, यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी बहुत सारी चीज़ों में कैटेगराइज होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल, ठीक है, फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और भी होता था ना एक, जो भी है. तो इस तरह इसको नेम, एक और होता था गाइस, आई डोंट रिमेम्बर. जिसको याद है प्लीज़ लिखो. इस तरह से क्लासिफिकेशन की भी कैटेगरीज होती थी, ठीक है. फॉर एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है वो अर्लीस्ट बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये प्रैक्टिकल था ना, कि प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को तुम क्यों नेम कर रहे हो, उसके यूजेस के बेस पे उसका नाम रख दो. फॉर एग्जांपल ईस्ट एंड ऑल, ये सब प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन हो गया. फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, ठीक है. इसमें क्या होता था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे इसका हो रहा था, क्लासिफिकेशन हो रहा था. अब इसको इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जा रही थी टू कैरेक्टर्स एंड वेजिटेटिव, और यानी इक्वल इम्पॉर्टेंस सारे कैरेक्टर्स को दी जा रही थी, और बेसिकली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इसका हो रहा था क्लासिफिकेशन, ठीक है. फिर एरिस्टोटल, ग्रोथ हैबिटेट और हैबिट, जैसे कि हर्ब, शर्ब, है ना, या फिर ट्रू हर्ब, जो भी है, ये सब समझ रहे हो, ये सब कार्लोस लिनस ने दिया था. फिर होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे हो रहा था. इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है. फिर एम्ब्रोलॉजी, फाइलोकेमिस्ट्री, इसको दिया था बेंथम और हुकर्स ने, ठीक है. सीडेड प्लांट क्लासिफिकेशन जिसने दिया था.
फाइलोजेनेटिक तो जानते ही हो, जेनी के ऊपर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, ये बेस्ट क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक। और एक और था जो मुझे याद नहीं आ रहा, वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे था, नंबर एंड कोड्स असाइन किए जाते थे हर एक कैरेक्टर को, है ना, कंप्यूटराइज किया था डेटा प्रोसेसिंग के बेसिस पे, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इन्फॉर्मेशन और सिग्निफिकेंस, जो भी था, शायद नॉमेनक्लेचर था, पता नहीं क्या है, जो भी है, समझ में आ रहा है। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। अच्छा, मैं लिख दूँ क्या वो पाँचों को पाँचों? एक काम करो, कमेंट करो, अगर कमेंट करोगे तो मैं पर्सनलाइज नोट्स बनाकर तुम लोगों को भेज दूंगी, मेरे पास पर्सनलाइज नोट्स हैं बाय द वे, व्हाटएवर। Taxonomy is not something new. Of course, it's not something new. Naming is a very old thing. Human beings have been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. Obviously, earlier human beings, अब तुम सोचो ना, तुम नए नए ब्रह्मांड पे आए हो, अब तुम कैसे हर चीज़ को क्लासीफाई करोगे? जैसे कि तुम्हें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर देम इट वॉज, आई मीन लायंस एंड ऑल, ऑफ कोर्स उनके यूज़ करनी है, वो डेंजर है, बट उसका भी तो नाम रखा ही होगा। ऐसे ही हर चीज़ को नेम दिया गया था, जिसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। मैंने तुमको बोला ही था, ह्यूमन बींग्स वर since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to systematics. समझ रहे हो? The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? Systematics, ये क्या होता है? ये होता है टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशंस के ऊपर। रिलेशनशिप्स लिखते हैं ना, हमको तो मिली नहीं, लिख के ही मन भर लो। हाँ, यूज्ड सिस्टेमा नेचराई, लिनस ने दिया है, याद रखो, लिनस ने दिया है System Naturae as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. Okay, evolutionary relationships between लिखना भूल गया, between organisms. Guys, देखो हर एक वर्ड इम्पोर्टेंस रखता है, और हमारा एनटीए हम लोगों को वर्ड टू वर्ड कितना परेशान करता है वो तो सभी को पता है। अब आ गए हम 2.1.2 पे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। समझ रहे हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. क्या बोल रहा है? Classification is not a single step. Single step तो है ही नहीं भाई, ये तुमको पता ही है। Process but involves hierarchy of steps. बहुत सारे steps लगते हैं, सालों सालों के पुराने steps लगते हैं।